दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला में। आज आपके पास है सॉल्यूशन प्यारे बच्चे, आज के टेस्ट का, होल सिलेबस टेस्ट का। और सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा बहुत अच्छे हैं और यही रीज़न है कि मैं इसका सॉल्यूशन लेकर के आ रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका टेस्ट आज का बेहतर गया होगा। ये क्वेश्चंस बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो पावरफुल क्वेश्चंस है, दमदार क्वेश्चंस है। सो पहले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, ये इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा स्क्रीन, आप ध्यान से देखना। कह रहा है व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ मीडियम एट एन एंगल आई, मतलब साइन आई और साइन आर के बीच का ग्राफ दे रखा है आपके पास। और स्लोप देख पा रहे हो, स्लोप मतलब tan थीटा, वो दिया है बेटा 30 डिग्री। अगर मैं इस ग्राफ को इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा साइन आर इक्वल टू स्लोप मतलब m इंटू साइन आई प्लस c मतलब वर्टिकल इंटरसेप्ट जो कि 0 है। मैं एक्चुअली में क्या लिखा हूँ बेटा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा हूँ। तो यहाँ पर आ गया अपने पास साइन आर इक्वल टू m की वैल्यू tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3 साइन ऑफ i। अब हमें साइन आई को ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे लेकर के आते हैं साइन आर और इधर बचेगा बेटा आपके पास √3। साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है बेटा, न्यू टू 1 होता है, जो कि होता है न्यू टू अपॉन न्यू 1। तो √3 की वैल्यू आ गई बेटा न्यू टू, जो कि होगा c अपॉन v2 डिवाइडेड ओवर न्यू 1, मतलब हो जाएगा बेटा c अपॉन v1। तो ये होगा c अपॉन v2 इंटू v1 अपॉन c, c से c कैंसिल होगा बेटा, आपको मिलेगा v1 अपॉन v2। सो v1 की वैल्यू जो आ रही है बेटा वो √3 टाइम ऑफ v2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम इज 1.73 टाइम ऑफ, गलत हो गया बेटा। ये कह रहा है कि सेकंड मीडियम का यानी कि वेलोसिटी v2 जो है 1.73 v1 है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम इज इतना। तो पहला जो दो ऑप्शंस थे वो वेलोसिटी से रिलेटेड था, जो कि हमने दिखा रहा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब हम लोग इसके क्रिटिकल एंगल की बात करते हैं बेटा। ये आपका है सेकंड रिफ्रैक्टिव मीडियम, ये फर्स्ट इंसिडेंट रे इस तरीके से फॉल कर रहा है आई पे, और कह रहे हैं क्रिटिकल एंगल की बात करें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पे हो जाएगा बेटे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू टू इंटू साइन आई, एक्चुअली में मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, और न्यू 1 इंटू साइन 90 जो कि वैल्यू होना 1। तो यही होगा आपका क्रिटिकल एंगल साइन आई सी, जो कि होगा न्यू 1 अपॉन न्यू 2। तो न्यू टू अपॉन न्यू 1 अपने पास कितना आया था प्यारे बच्चे, न्यू टू अपॉन न्यू 1 अपने पास आया था √3। तो न्यू 1 अपॉन न्यू 2 कितना होगा, साइन आई सी जो एक्चुअली में होगा 1 अपॉन √3। तो कह रहा है द क्रिटिकल एंगल फॉर द टू मीडियम इज गिवन बाय दिस। तो ऑप्शन नंबर बी और सी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करें, इसको थोड़ा जूमिंग करते हैं। कह रहे दो लेंसेज का पावर है बेटा, पावर P1 कितना दिया हुआ है +10 D दिया हुआ है, पावर P2 कितना दिया हुआ है -5 D दिया हुआ है। तो बेटा टोटल पावर बताओ, तो होगा +5 D, और पावर होता है 1/f जो कि होगा 1/5। तो f की वैल्यू होगा बेटा 1/5, जो कि ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100। तो ये हो गया f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गया बेटा प्लस में 20 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट हेल्ड फ्रॉम द लेंस टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना दिया बेटा, वर्चुअल के लिए +2 दिया हुआ है। तो मैग्निफिकेशन हमें पता है v अपॉन यू होता है लेंस के केस में। तो मैग्निफिकेशन 2 दिया है, तो v अपॉन यू इक्वल टू कितना होगा बेटा, बस v इक्वल टू हो गया 2u। अब हमें लेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1 लेंस के केस में माइनस हो गया -1/u। तो फोकल लेंथ अपने पास दिया हुआ है बेटा 20 का, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2u। तो यहाँ पर अपन रखेंगे कितना बेटा 1 क्योंकि मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव में वर्चुअल इमेज है, तो v की वैल्यू आपको नेगेटिव में रखना पड़ेगा। तो ये आएगा बेटा -2u, और ये माइनस अपॉन u है बेटा, u आपको u ही रखना पड़ेगा, बट माइनस में रखोगे तो ये होगा +u। तो यहाँ पे अपने को सॉल्व करना है इसको, तो 1/20 दैट विल बी इक्वल टू, आप अपने पास 22u कॉमन ले लो, तो 1 माइनस यहाँ पे होगा बेटा 2। तो 1/20 इक्वल टू 1/2u, u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 सेंटीमीटर। आप सॉल्व करके देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। होप आपको ये समझ में आया बेटा। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा टेलीस्कोप से रिलेटेड, मैंने पहले ही आपसे बोला है कि टेलीस्कोप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो ये है बेटा आपके पास एक कौन सा लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये अपने पास एक छोटा सा लेंस है आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ हम लोग क्या करते हैं बेटा, बड़ा रखते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं केस क्या कह रहा है। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज आई पीस ऑफ फोकल लेंथ, बेटा आई पीस एफ की वैल्यू दे रखा है कितना 5। द एंगुलर मैग्निफिकेशन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 10। मैग्निफिकेशन कितना दिया बेटा 10 दिया है, कब, जब फाइनल इमेज बनना होगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इन्फिनिटी पे बनना होगा। When final image is formed at a distance of this distance of, अच्छा ठीक है, केस 2 क्या कह रहा है बेटा, जब फाइनल इमेज v जो बन रहा है वो 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है, उस समय का मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहली बात एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप से जो लाइट रेज आती है वो इन्फिनिटी से आती है, और उसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है बेटा, उसका इमेज फॉर्म होता है आपका बेंड होते हुए जाएगा यहाँ।
इमेज फॉर्म होता है बेटा कहाँ पे, इन्फिनिटी से आने वाले ऑब्जेक्ट से जो लाइट आता है वो कन्वर्ज होकर के फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पे बनता है इमेज। क्योंकि पहले केस में कह रहा है बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट का मैग्निफिकेशन 10 है, यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये जो इमेज है, ये वाली जो इमेज है, ये इस आईपीस के कहाँ पे फॉल कर रहा होगा बेटा, एफई पे ही फॉल कर रहा होगा। तभी तो इसका जो इमेज बनेगा वो बेटा कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, यहाँ इन्फिनिटी बनेगा। तो अगर मुझे इसका मैग्निफिकेशन लिखना होगा तो हम क्या लिखते हैं, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। किस केस में, ये होगा बेटा आपका बीटा और ये होगा आपका अल्फा, ये होगा आपका अल्फा। तो बीटा परपेंडिकुलर यानी कि एच डैश, इसको एच डैश अपन बोलते हैं, एच डैश अपन कहाँ पे बनना है बेटा, ये बनना है एफ ई पे। और अल्फा कितना होगा बेटा, एच ओ, सॉरी एच डैश, ये भी एच डैश ही होगा डिवाइडेड होगा, क्योंकि ये वाली हाइट लेनी है अपने को, ये वाली हाइट लेनी है अपने को। तो एच डैश अपॉन ये बेटा कितने पे, ये बनेगा आपका एफ ओ पे। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, एफ ओ अपॉन एफ ई आई, जो कि वैल्यू कितना दे रखा है, 10 दिया हुआ है। और एफ ई अपने पास कितना दिया बेटा, कह रहा है आईपीस का फोकल लेंथ 5 दिया है, तो एफ ओ कितना हो जाएगा बेटा 50 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कितना हो गया बेटा 50 सेंटीमीटर पे। अब कह रहा है कि जो इमेज बनना है बेटा वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट 25 सेंटीमीटर पे बनना है। तो अगर मैं इसका इमेज ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा बेटा, मैं थोड़ा रफली ड्रॉ करता हूँ। लाइट रेज ऐसे कन्वर्ज होंगी, यहाँ पे इमेज आपका बनेगा ये होगा इस बार आपका कितना, यूई आईपीस का ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। और इमेज कहाँ बनना है बेटा, फाइनल इमेज बनना है आपका यहाँ कहीं, यहाँ। ये दूरी कितनी है बेटा आपके पास, ये दूरी है आपके पास 25 सेंटीमीटर की। बट हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, और इसका ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज कहाँ पे बनेगा बेटा, वो बनेगा एफ ओ पे। अब अगर मैं इसका मैग्निफिकेशन लिखना चाहूँ m, तो ये होगा अल्फा और इधर होगा बीटा। तो m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा फिर से लिखते हैं हम लोग। तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चे, बीटा की वैल्यू आएगी एच डैश अपॉन यूई अपॉन एच डैश अपॉन बेटा ये कितना है, एफ ओ। तो मैग्निफिकेशन अपने पास है बेटा एच डैश से एच डैश चला गया, या है आपको एफ ओ अपॉन यूई। सवाल है कि सर यूई कितना है, तो प्यारे बच्चे यूई के लिए आपके पास वी पता है कितना है, 25 सेंटीमीटर पे। और फोकल लेंथ कितना हमने निकाला अभी, आईपीस का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम निकालते हैं बेटा, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू का यूज़ करेंगे यहाँ पे। और मैं थोड़ा सा स्पेस क्लियर करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा स्पेस क्लियर करते हैं इसको। तो आपको मिलेगा 1 अपॉन फोकल लेंथ बेटा कितना 5 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन वी। वी है आपका क्या, इमेज डिस्टेंस, इमेज जो कि बन रहा है 25 सेंटीमीटर नेगेटिव पे। और यू भी आपका होगा 1 अपॉन, ये निकालना है अपने आपको यू, तो यू ई माइनस में ही रखेंगे इसको। तो 1 अपॉन यू ई दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 25 माइनस 1 अपॉन 5। सो वी विल गेट द आंसर एज 25 इज द एलसीएम। सो 25 तो यहाँ मिलेगा बेटा 1 और प्लस 5 दैट विल बी माइनस 6 अपॉन 25। तो यू ई आ गया बेटा आपके पास कितना 25 अपॉन 6 माइनस के साथ। अब यू ई निकाल लिया है तो हमें क्या मैग्निफिकेशन निकालना है, जो कि होगा एफ ओ अपॉन यू ई। यहाँ पे देखो ये वाला एक्सप्रेशन देखो। तो अब अपन यूज़ करने जा रहे हैं बेटा, यह ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू एफ ओ कितना है बेटा 50 और यू ई कितना है माइनस 25 अपॉन 6। ये 2 बार में जाएगा बेटा ये 6, तो m इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 12 ये आया आपके पास 12। मैग्निफिकेशन कितना है 12। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। होपफुली आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस ग्राफ को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखो बेटा, मैं इस ग्राफ में ही चीज़ों को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ये है आपके पास y एक्सिस, तो ये आपके पास x एक्सिस है, और कह रहे हैं इसका जो स्लोप है वो यानी कि m यानी कि tan थीटा वो है -1। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y क्या है बेटा, y है आपका ये 1 अपॉन यू। क्लियर, क्योंकि ये देखो u नेगेटिव में जा रहा है तो इसको u बेटा ये वाली, ये देखो ये y 1 अपॉन नेगेटिव। m की वैल्यू -1 दिया हुआ है और x की तरफ क्या है बेटा नेगेटिव में -1 अपॉन v, और प्लस c आपको निकालना है क्योंकि यही फोकल बन जाएगा। अभी देखना आप लोग बेटा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 अपॉन v। क्योंकि यहाँ पर मिरर की बात कर रहा है तो एक काम करते हैं अपन, इस -1 अपॉन v और प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू बेटा ये c है, ये इधर की तरफ लेकर क्या होगा तो क्या होगा -c। और अगर आप इंटरसेप्ट देखते हो यानी कि y एक्सिस पे ये कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो -0.10 पे ये इंटरसेप्ट कर रहा है। तो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u एक्चुअली में होता है 1 अपॉन f मिरर के केस में, और ये कितना दिया c जो कि दिया -1 अपॉन -0.10। तो 1 अपॉन f इक्वल टू आपके पास वैल्यू कितनी आई बेटा -0.10। तो अगर मुझे फोकल लेंथ चाहिए तो फोकल लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा -1 अपॉन 0.10। बेटा सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसको, सॉरी ये किस में दिया, सेंटीमीटर में दिया हुआ है।
तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपको, इसको लिख सकते हो आप लोग 10 टू पावर माइनस 1.1 लिख सकते हो, 10 टू पावर माइनस 1। एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, -1 अपॉन 10 टू पावर माइनस 1, ये ऊपर जाएगा तो एफ इक्वल टू कितना है -10, एफ इक्वल टू है -10, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहने की कोशिश करा बेटा कि जब वोल्टेज -8 है तो उसमें का रेजिस्टेंस बताओ। देखो बेटा ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो हम लोग रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आई लिख सकते हैं। वी आपका -8 है और करंट आपका कितना बेटा -1 इंटू 10 टू द पावर -6, क्योंकि बेटा माइक्रो एम्पियर में करंट दिया है, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 8 इंटू 10 टू द पावर -6, जो कि होगा आर इक्वल टू 8 मेगा ओम। तो पहले वाले केस का तो रेजिस्टेंस आ चुका है। अब आता है बात दूसरे वाले केस में, जहां पर करंट कह रहा है 10, यानी कि जब करंट ये वाली सिचुएशन हो उस समय का रेजिस्टेंस बताओ। लेकिन आप देख पा रहे हो बेटा ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, डायनामिक है। तो डायनामिक रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो बेटा देखो यहाँ पर जब वोल्टेज 0.2 था, वोल्टेज 0.8 था, तो उस समय पे करंट कितना है 15 मिली एम्पियर है, और जब वोल्टेज आपका 0.6 था उसमें करंट आपका कितना बेटा 5 है। तो डेल्टा भी कितना होगा आपके पास 0.2 वोल्ट का, और डेल्टा आई कितना होगा बेटा आपके पास 10 मिली एम्पियर का। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस चाहिए जो कि डायनामिक रेजिस्टेंस, वो कितना होगा बेटा वी अपॉन 0.2 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मिली एम्पियर है। तो इसको बेटा ऊपर भेजेंगे अपन, तो आर इक्वल टू मिलेगा 0.02 इंटू 10 टू द पावर -+3, आर इक्वल टू आ गया बेटा 20 ओम। आर इक्वल टू कितना है 20, तो ये आ रहा है अपने पास बेटा 8 मेगा ओम एंड 20 ओम। तो 8 मेगा ओम एंड 20 ओम, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। होप आपको समझ में आया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा बेटा वोल्टेज ए पे और वोल्टेज बी पे वोल्टेज फाइंड करके डिफरेंस फाइंड करना है, वी ए माइनस वी बी। एक काम करते हैं, पहले आर इक्विवेलेंट बता दो सर्किट का। तो सर्किट का आर इक्विवेलेंट 12 ओम होगा बेटा, तो सर्किट से करंट कितना निकलेगा 24/12 2 एम्पियर, यानी कि इस बैटरी से करंट कितना निकला 2 एम्पियर, जो कि यहाँ पर पहला वोल्टेज ड्रॉप करेगा बेटा 2 और 2, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा आई आर, तो आई है 2 और आर है 2, कितना होगा वोल्टेज ड्रॉप बेटा 4। तो 24 में से 4 वोल्टेज ड्रॉप तो यही हो गया इस रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आया 20 का आया, बोलो है। और अगर 20 का वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर, यहाँ और यहाँ पे आया बेटा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मैं ब्लैक पेन यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए। ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट पे वोल्टेज डिफरेंस कितने का आ रहा है 20 का है। तो बेटा इस 20 की वजह से इस सर्किट में कितना करंट जाएगा ये निकाल लो। तो आई इक्वल टू वी बाई आर, यानी कि 20 वोल्टेज है और यहाँ पर हो गया रेजिस्टेंस 6 और 4 10, तो आई इक्वल टू हो गया 2 एम्पियर। अब ये जो करंट 2 एम्पियर है बेटा वो कहाँ जा रहा है, इसमें जा रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप का कितना होगा बेटा 12, क्योंकि 6 और 2 12, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज कितना मिल गया 12 वोल्ट मिल गया। अब सवाल है यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप निकालने का, तो ये एक टफ टास्क होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। कितना भी टफ हो करना तो है ही क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा इसके लिए। सबसे पहले आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, सी इक्विवेलेंट कितना होगा। तो बेटा होगा 4/3 इंटू 4 अपॉन 4/3 प्लस 4, जो कि बेटा 16/3, और नीचे भी आएगा 16/3 कट जाएगा बेटा, ये आ गया कितना आपके पास 1 माइक्रो फैराड, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया बेटा इतना। और यहाँ पर वोल्टेज कितना बेटा 20 है ना, तो यहाँ पर भी 20 होगा, यहाँ पर भी 20 होगा। तो टोटल चार्ज कितना होगा Q इक्वल टू सी बी, तो सी आ गया 1 इंटू 10 टू पावर -6, और वोल्टेज कितना हो गया बेटा आपके पास 20, तो Q हो गया आपके पास 20 माइक्रोकूलम का चार्ज। इसका मतलब इस सर्किट से, यानी कि इस कैपेसिटर वाले सर्किट से बेटा 20 माइक्रोकूलम का चार्ज गया। अब 20 माइक्रोकूलम इस 4 वाले को भी मिलेगा और ये 4/3 वाले को भी मिलेगा। तो अगर मैं 4 वाले के पास, जिसके पास चार्ज है 20 और उसका कैपेसिटेंस है सी, तो वी निकालना चाहो तो वी इक्वल टू क्या होगा बेटा Q इक्वल टू सी वी होता है, तो V इक्वल टू Q अपॉन सी। तो Q आ गया बेटा 20 इंटू 10 टू पावर -6, और C आ गया आपके पास कितना 4 इंटू 10 टू पावर -6। बेटा ये कितना आ गया 5। तो यहाँ पर वोल्टेज, यानी कि ये A पॉइंट पर वोल्टेज कितना गया 5, और B पॉइंट पर वोल्टेज कितना 12, 12 में से 5 गया कितना गया 7 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा कि आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं। क्या कह रहा है बेटा 5 वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म अ स्मॉल केबल कंसीडर, ठीक है बेटा। कह रहा 5 अलग अलग केबल से बेटा, इनफाइनाइट केबल से 5, ये इनफाइनाइट केबल से इनको आपस में जोड़ा गया है। तो बेटा आई टोटल बता दो, आई टोटल कितना होगा। तो बेटा 20 एम्पियर और 12 एम्पियर और 18 एम्पियर, तो बेटा ये हो गया 30 और 20 50 एम्पियर, तो प्लस 50 माइनस हो गया बेटा 6 एम्पियर एंड 7 एम्पियर, यानी कि -13 एम्पियर। तो ये मिल गया आपको कितना बेटा 37 एम्पियर। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमसे क्योंकि पूछा मैग्नेटिक इंडक्शन 10 सेंटीमीटर पे, तो B इक्वल टू क्या होता है बेटा μ0 अपॉन 2 पाई I बाई आर। तो ये होता है बेटा μ0 की वैल्यू 10 टू पावर -7 होता है, μ0 की वैल्यू μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू होता है। तो यहाँ लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 डिवाइडेड ओवर 2 पाई,
इंटू करंट आया बेटा 37 एम्पियर डिवाइडेड ओवर आर, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। अब इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 37 इंटू कितना आ जाएगा बेटा 74 और यहाँ पर बेटा 10 टू द पावर माइनस 2 है और यहाँ पे 10 है तो 10 टू पावर माइनस 1 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे होगा इंटू 10 टू पावर माइनस 6, तो यहाँ पे मिलेगा 74 माइक्रो टेस्ला, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन बेटा मैंने क्लास में भी डिस्कस करा हुआ है आप लोगों को, उम्मीद करते हैं कि आपने ये क्वेश्चन करा होगा। फिलहाल की तरफ यहाँ पर ये कह रहा है एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन को कितने वोल्टेज से बेटा, देखो क्वेश्चन में कह रहा है 500 किलो वोल्ट के वोल्टेज से हम लोग इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हाफ mv², जो कि होगा 500 इंटू 10⁻³ वोल्ट से इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी होता है ईवी के बराबर चार्ज इंटू वोल्टेज के, तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपने को लिखना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पर v² की वैल्यू कितनी होगी आप लोग बताओ मुझे, तो 3 और 2 5 हो गया बेटा 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और बेटा यहाँ पर एक 2 ये भी आएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 से। यहाँ से अपने आपको v निकालना है बेटा, यानी कि यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट चढ़ाना पड़ेगा, बट उसके पहले हम लोग कुछ सॉल्व कर लेते हैं। 5 टू 10 हो जाएगा, यानी कि 10⁻6 हो गया, ये देखो 5 इंटू 2 मिल करके 10 और ये हो गया 10⁻6 और यहाँ पर 10 टू द पावर -19, तो आपको कितना मिल गया 10 टू द पावर -13, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 डिवाइडेड ओवर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27, तो ये कट गया बेटा, ये आ गया आपका 20 v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 टू द पावर बेटा 13 है 27 है, यानी कि 14 आएगा, v की वैल्यू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड आएगा। अगर हमने यहाँ से वेलोसिटी निकाल लिया है तो आपसे पूछ रहे बेटा ये वाला एंगल थीटा कितना होगा जब ये ऐसे निकलेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे यहाँ पर थीटा निकालना है तो साइन थीटा इक्वल टू होगा बेटा d/r, जो कि d कितना है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की कितना ये ट्रैवल करना है, और r क्या होगा बेटा, ये जो सर्कुलर ट्रैक बन रहा है उसका रेडियस कितना है। तो r की वैल्यू कैसे निकालते हैं, r इक्वल टू mv/ होता है qd। तो r इक्वल टू मास कितना दिया है बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27, वेलोसिटी दिया हुआ है आपके पास 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय चार्ज दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और मैग्नेटिक फील्ड दिया बेटा 0.5 टेस्ला। तो 1.6 से 1.6 वापस से चला जाएगा बेटा, -27 से 7 हो गया, यहाँ पर -19 प्लस चला गया, तो यहाँ पर 20 और 19 हो गया आपके पास 0.1, तो ये आ गया 0.2, रेडियस कितना आ गया बेटा 0.2। अब अगर हमने रेडियस निकालिया तो बेटा आपको केवल इसको सॉल्व करना है, साइन थीटा इक्वल टू डी, डी है आपके बेटा 10 इंटू 10 टू द पावर -2 और आर आपके पास 0.2। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बेटा 10 टू द पावर -1 जो कि होगा 0.1/0.2, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू कितना गया 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया प्यारे बच्चे। मैंने पहले ही बोला बेटा कि हर एक क्वेश्चन आपका अच्छे लेवल का है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे डिटेल में सॉल्यूशन आपको बताऊँ, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाए, बट मैं ट्राई करूँगा कि कीप इट वेरी शॉर्ट। अब आपसे क्या कह रहा है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ शॉर्ट बार मैग्नेट, तो एक शॉर्ट बार मैग्नेट है बेटा जिसका मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि m की वैल्यू दिया हुआ है कितना 16 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इससे कह रहा है कि सेंटर से 20 सेंटीमीटर पे, यानी कि यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए B। तो बेटा ये डाइपोल वाला केस है, तो डाइपोल एक्सियल एक्सिस पे मैग्नेट की वजह से डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है 2km/r3। तो 2 तो 2 है बेटा, बट यहाँ पर k कितना होता है आपके पास 10 टू द पावर -7 होता है, 10 टू द पावर -7 और m आपका 16 और r³ का मतलब हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल क्यूब। तो b इक्वल टू मिलेगा बेटा आपको 32 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड ओवर बेटा इसको कर देते हैं 10 टू द पावर -1 यानी कि 10 टू द पावर -3 2 टू द 4 टू द 8 8 इंटू 10 टू द पावर -3, इसको ऊपर लेकर के जाते हैं बेटा, ये 4 टाइम में चला जाएगा, तो b इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 4 इंटू 10 टू द पावर -4। तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है आपके पास कितना 4 इंटू 10 टू द पावर -4। ऑप्शन केवल एक ही दिख रहा है, मैं दूसरा वाला सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग कर लेना। इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए क्या होता है बेटा b इक्वल टू km/r3, इस पर रखोगे तो ये दूसरा वाला ऑप्शन फॉर श्योर आएगा क्योंकि ये आ चुका है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, ये देखो यहाँ पर कह रहा है कि इस डायोड को इनपुट में -5 वोल्ट दिया हुआ है, तो अगर इनपुट में -5 दे रहा है तो आउटपुट में भी -5 ही मिलना चाहिए और यही वाला मिलना चाहिए बेटे, मतलब नीचे वाला है ना नेगेटिव पल्स मिलना चाहिए, तो नेगेटिव पल्स मिलना चाहिए। तो देखो नेगेटिव पल्स और कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है तो 10 का मिल रहा है, तो ये गलत हो गया, ये पॉजिटिव मिल रहा है गलत हो गया, पॉजिटिव मिल गया गलत हो गया, केवल ऑप्शन 2 ही दिख रहा है जो सही होगा, ठीक। कुछ क्वेश्चन बेटा हम लोग ऐसे ही ट्रिक बेसिस पे कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर कह रहा है ए इनपुट पे जा रहा है और यहाँ से बी इनपुट में जा रहा है, अगर ये और गेट लगाए और ये बबल लगाए तो ये नॉर गेट हो गया आपके पास, तो ये आंसर आएगा a प्लस बी का बार। a प्लस बी का बार बेटा यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से b एंटर करेगा, तो a प्लस बी का बार और इसका बार आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये एंड गेट है बेटा और एक ही इनपुट है तो ये केवल नॉट गेट की तरह काम करेगा, इसको उल्टा कर देगा। अगर b इनपुट जा रहा है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में प्रोडक्ट करेगा, तो a प्लस बी का डबल बार क्या होता है बेटा, a प्लस बी ही होता है, यानी कि यहाँ पर a प्लस बी और b का डॉट प्रोडक्ट होगा, मतलब एक्चुअली में मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ये मिलेगा आपको ab
प्लस बी इंटू बी, बी का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ही आएगा और यहाँ पे मिलेगा ए बी। तो ए बी प्लस बी अगर मैं बी कॉमन कर लेता हूँ तो हमें मिलेगा ए प्लस वन, वन में कुछ भी जोड़ेंगे बेटा क्या मिलेगा, वन मिलेगा, और बी का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो ऑप्शन क्या आएगा, बी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। मैंने इसको बुलियन एक्सप्रेशंस के हेल्प से सॉल्व किया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को भी इसको बुलियन एक्सप्रेशन की ही हेल्प से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि एक बल्ब है और बल्ब के साथ एक कैपेसिटर लगाया गया है, यानी कि एक बल्ब लगा हुआ है बेटा और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया गया है और कह रहा है एसी सप्लाई दिया गया है। अब कह रहा है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, तो देखो बेटा कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर का जो एक्सी होता है ये होता है 1/ω/c, तो एक्सी इक्वल टू 1/2πfc। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा, एक्सी की वैल्यू कम होगी, यानी कि इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, इंपीडेंस जेड है, वो कम होगा और इंपीडेंस कम होगा तो बल्ब ज़्यादा तेज ग्लो करेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं एक फंक्शन है x0 sin ω t, इसकी RMS वैल्यू क्या होगी। तो अगर कोई फंक्शन है बराबर x sin ω t, तो x0 इसकी क्या होगी बेटा, पीक वैल्यू होगी। और हमने पढ़ा हुआ है एसी में कि अगर RMS वैल्यू निकालना है और फंक्शन साइन का है तो कैसे लिखते हैं, x0/√2, x0/√2। तो ये आ गया बेटा आपके पास क्या, ये आ गया ए का दूसरा, तो ए का दूसरा केवल एक ही ऑप्शन है बेटा, ये रहा आपके पास ऑप्शन नंबर 2 है ना। तो एक ही सॉल्व करने पे आंसर आ जा रहा है, बट अगर आप चाहो तो इसको भी निकाल सकते हो। तो ये क्या होगा, x0 sin ω t इंटू cos ω t। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ मिलेगा x0/2 और यहाँ मिलेगा बेटा sin 2ω t। अब आपको ये निकालना है बेटा आपको, तो ये अगर ये पीक वैल्यू आपके पास कितना हो गया, आपके पास x0/2 हो चुका है, तो x0/2 और आपको क्या करना है बेटा, √2। समझ आ रही बात, चलिए ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको यहाँ पर करेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते बेटा, कोशिश करेंगे बेटा थोड़ा शॉर्ट रखने की, मैं थोड़ा जल्दी में भी रहूँगा क्योंकि अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो बच्चे तुम लोग देखोगे नहीं। ऑलरेडी 26 मिनट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कर रहा है, देखो बेटा ये क्वेश्चन जैसे ये पेपर ऑलरेडी बेटा एक अच्छा पेपर है, ठीक, और इसमें टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो इसके सारे क्वेश्चन को पहले भी नहीं बनाने। सो बेटा ऑलरेडी ये पेपर थोड़ा टफ है तो वीडियो लंबा बनना ऑब्वियस है, और सारे क्वेश्चन इसमें नहीं करने थे आपको, टाइम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को मैनेज करने थे कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। फिलहाल के लिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, इस चार्ज ऑन सरफेस विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू दिया बेटा कितना, सिग्मा नॉट r3। हियर सिग्मा नॉट इज अ कांस्टेंट, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, टोटल चार्ज ऑन द डिस्क। बेटा ये सेंटर है, मैं सेंटर से r दूरी पर जाकर के एक एलिमेंट लेता हूँ और ये एलिमेंट कैसा होगा, रिंग होगा। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करा के रखा है, तो अगर आपने उसको उस टाइम पे ढंग से किया है तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो अभी मुझे पता करना है बेटा कि इस डिस्क के ऊपर कितना चार्ज है, तो मैंने एलिमेंट ले लिया r दूरी पर, तो इस r दूरी वाले एलिमेंट पे कितना चार्ज है dq, तो कैसे लिखेंगे, तो dq इक्वल टू हो जाएगा बेटा सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू इस रिंग का एरिया मतलब सरकमफ्रेंस इंटू थिकनेस। तो dq मिल चुका है, अब बस आपको इसको इंटीग्रेट मारना है बेटा। तो dq बना q और सिग्मा है आपका सिग्मा नॉट r3 इंटू 2πr dr, इसको इंटीग्रेट करना कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से r तक। तो q इक्वल टू क्या मिलेगा, सिग्मा नॉट इंटू 2π और r पे पावर 4 0 से लेके r तक, और यहाँ पे dr, तो क्या आएगा बेटा, r पे पावर 5/5 आ जाएगा। तो q इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा नॉट 2π r पे पावर 5/5, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाँ बिल्कुल, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से, अगर ये वाले सर्कल को देख रहे हो तो इसको क्या किया गया बेटा, अर्थ किया गया है, और अगर इस वाले इस वाले स्फेयर को अगर तुमने अर्थ कर दिया तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया है, 0 हो गया। और अगर इसका पोटेंशियल 0 हो चुका है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, अगर मुझे इसका पोटेंशियल लिखना हो तो इसका पोटेंशियल एक तो खुद के वजह से, तो मान लेते हैं इसके पास चार्ज कितना है, q है, तो KQ/r, किसी स्फेयर का पोटेंशियल कितना होता है, KQ/r होता है सरफेस पे, और इसका पोटेंशियल इसकी वजह से तो आएगा ही, बाहर वाले जो चार्ज है q इसकी वजह से भी आएगा, वो कितना आएगा बेटा, KQ/ बेटा इसका रेडियस कितना है 3r, और ये टोटल पोटेंशियल किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो मैं यहाँ से स्मॉल लेटर q निकालना चाहता हूँ, तो बेटा ये कितना आएगा, KQ/r दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस KQ/3r। तो बेटा k से k कैंसिल होगा, r से r कैंसिल होगा, तो q की वैल्यू आप देखो तो माइनस Q/3r है। यानी कि जो छोटा वाला स्फेयर है बेटा, छोटा वाला जो स्फेयर है इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस Q/3। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा, कहाँ पर, इस वाले पॉइंट पे 2r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब मुझे बात बताओ, इस वाले स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड r दूरी पर यानी कि 2r दूरी पर कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना होता है प्यारे बच्चे, KQ/r²। तो E इक्वल टू कितना मिलेगा, K, और Q की वैल्यू कितना बेटा, माइनस Q/3 अपॉन r² कितना बेटा, 2r का स्क्वायर, 2r मतलब 4r² हो गया, प्लस इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कितना होगा बेटा, बड़े वाले स्फेयर की वजह से। हमें पता है कि किसी भी स्फेयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, यानी कि इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 आएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे 0 लिखेंगे और E इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपके पास,
KQ/3/4 R स्क्वायर, जो कि माइनस में होगा, और यहाँ पर कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे ये वाला सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। देख लो आप लोग इसका सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन अपने पास है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं 2 पोलराइजर आर ओरिएंटेड। देखो बेटा यहाँ पर कह रहे हैं एक पोलराइजर है ऐसे और एक पोलराइजर प्यारे बच्चे वो कुछ इस प्रकार से है। कह रहे दोनों पोलराइजर के बीच का जो एंगल थीटा है वो कितना है बेटा? 60 डिग्री है। यहाँ से अगर कोई I नॉट लाइट एंटर करता है तो पहले पोलराइजर से पास करने के बाद उसकी इंटेंसिटी कितनी रह जाती है? I0/2 रह जाती है। और अगर दूसरे पोलराइजर से पास करती है जो कि एंगल कितने पे है बेटा? 60 डिग्री पे है, तो हमारे पास I डैश कितना आ जाएगा बेटा? I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो I0/8 हो जाएगा। ये वो लाइट है जो इस वाले इंटेंसिटी के ऊपर इससे पास करके निकल आ रही है, यानी कि फाइनल जो आउटपुट लाइट है वो कितना है बेटा? I0/8 है और इनपुट लाइट कितना है? I0 है। अब पूछ रहे हैं द परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट, तो आउटपुट अपन इनपुट कर दो बेटा। आउटपुट आ रहा है I0/8, इनपुट आ रहा है कितना? I0 से I0 कट गया, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में चाहिए तो 1/8 इंटू कितना होगा बेटा? 100, जो कि होगा 12.5%। 12.5%। उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहे हैं? अरेंज द फॉलोइंग मटेरियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी सबसे कम किसका होगा बेटा? कॉपर का कंडक्टर है, ठीक। तो यहाँ पर देखो कॉपर पहले ही नंबर पे ऑप्शन नंबर 1 में ही कॉपर दिख रहा है, सबसे कम रेजिस्टिविटी है इसका, तो और किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कंडक्टर का रेजिस्टिविटी सबसे कम होता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो, कह रहा है कि मैच द कॉलम कह रहा है, तो मैं फटाफट से बता देता हूँ बेटा। करंट क्या होता है? I = NEA/VD। NEA/VD तो ये होता है करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, यानी कि D का आएगा क्या? Q। मोबिलिटी क्या होता है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी न्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा? VD/E। तो न्यू इक्वल टू VD अपॉन, तो मोबिलिटी यानी कि A का आएगा आपके पास कितना? A का आएगा आपके पास बेटा R। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा? देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है रेजिस्टिविटी का उल्टा, लेकिन यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे J/E। तो यहाँ पर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी B का आपको मिलेगा प्यारे बच्चे S, और बचा रिलैक्सेशन पीरियड तो वो आपको मिलेगा P। तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ क्या होता है बेटा आपके पास? सॉरी, ये है बेटा रिलैक्सेशन यानी कि C आपको मिलेगा कितना? P। तो जो भी सीक्वेंस आपका बनेगा वही सीक्वेंस आपका करेक्ट होगा। मैंने इसको मैच कर लिया है, तो ऑप्शन नंबर A आपका क्या है? करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है बेटा? ये वाला वोल्टेज बता रहा है, वो VB बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा? सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पर VA का वोल्टेज दिया है 16 वोल्ट, और यहाँ पर R1 रजिस्टेंस जो कि दिया हुआ है कितना आपका? 600 ओम, और R2 दिया बेटा 200 ओम। सीधा KVL लगा लो, फटाक से आंसर आ जाएगा बेटा। यहाँ पे रखो प्लस, ये रखो माइनस, क्योंकि करंट यहाँ से एंटर करेगा। मान लेते हैं करंट I1 है और यहाँ से करंट निकलता है I2। हालांकि कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो पहले कंडीशन बना लेंगे, उसके बाद I2 को 0 कर देंगे, ठीक। तो ये आया I2 यहाँ पर, और यहाँ से आया I1 और I2 यहाँ पर से एंटर करके I जाएगा, और मान लेते हैं ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ से घुसा बेटा क्या? I1, और यहाँ से निकला क्या? I2। अब एक काम करेंगे, ये लूप नंबर 1 है, लूप नंबर 2 है, लूप नंबर 1 में KVL लगा दो। KVL कितना होगा बेटा आपका? पहले वोल्टेज 16, आगे बढ़ेंगे, बार वाला साइन माइनस, करंट है I1 इंटू रजिस्टेंस है बेटा 600, फिर माइनस, क्योंकि बाद वाला साइन लेते हैं 200 इंटू करंट कितना जा रहा बेटा? I को लिखेंगे क्या बेटा? I1 + I2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो मैं चाहूँगा कि I1 और I2 में रिलेशन लिख लो आप। तो बेटा क्या मिलेगा आपको? 600 I1 माइनस 200 सॉरी प्लस 200 I1 + 200 I2 इक्वल टू कितना बेटा? 16। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 800 I1 + 200 I2 इक्वल टू कितना? 16। तो अगर I2 यहाँ से I2 को अगर अपन यहाँ पे 0 कर देते हैं बेटा, तो हमें मिलेगा 800 I1 इक्वल टू एक्चुअली में 16, तो I1 इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? 16/800, तो 8 2 जा 16, और यानी कि 0.02। I1 इक्वल टू कितना मिला? 0.02। I1 पहला करंट आ चुका है। अब मैं चाहूँगा बेटा KVL आप इस वाले लूप में भी लगाई दो, तो इस वाले लूप में लगाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा VB, यहाँ पे बढ़ेंगे बेटा बाद वाला साइन माइनस 200, और यहाँ पे क्या मिलेगा? I1 + I2 इक्वल टू कितना होगा बेटा? 0, कोई और रेजिस्टेंस है नहीं यहाँ पे, तो हमें VB की वैल्यू चाहिए, तो इक्वल टू 200 ऑफ I1 और प्लस 200 ऑफ I2। हालांकि I2 0 है, तो हमें 200 I1 मिला, तो VB इक्वल टू 200 इंटू 0.02। तो बेटा 2 0 से 2 0 चला गया, VB आ गया बेटा आपके पास कितना? 4 वोल्ट। VB आ गया कितना? 4 वोल्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, विच वन एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बेटा I कैप प्लस में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है, और आपको पूछ रहा है कि वेव किधर जा रहा है। तो हमने पढ़ा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करके हमें क्या मिलता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मिलता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए बेटा? एक्स की डायरेक्शन क्या है? प्लस I कैप आना चाहिए। तो इसमें से जो भी रिजल्ट होगा आपका, उसका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? I कैप आनी चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट है बेटा,
हम लोग चेक कर लेते हैं। तो माइनस जे कैप प्लस के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करना है बेटा किसका, माइनस जे कैप माइनस के कैप के साथ। यही है, माइनस जे का माइनस जे में करेंगे बेटा, जे का जे में 1 होता है, 1 आ गया, ठीक। माइनस जे का माइनस के में करेंगे तो प्लस जे और के मिलकर के आई कैप। के का माइनस जे में करेंगे तो बेटा माइनस आई मिलेगा, वापस से माइनस है तो प्लस आई मिल गया, और के का के में -1, -1 से -1 कट गया, ये क्या आया 2 आई कैप आ गया। तो आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन यही दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। कह रहा बेटा डे ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज। डे ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए कह रहा है बेटा, देखो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा गया है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बेटा, H/mv होता है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन एटम के लिए mvr एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है। तो mv की वैल्यू कितनी आएगी, NH/2πr आएगा, बोलो हाँ ना। तो अगर मैं इस mv की वैल्यू को उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा बेटा, H/mv, और mv आपके पास कितना है बेटा, NH/2πr। तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, h से h कैंसिल होगा, और n कितना है बेटा, ग्राउंड स्टेट के लिए 1 होगा, तो यह कितना होगा 2πr। तो लैम्डा इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू r कितना होता है बेटा 0.53 एंगस्ट्रॉम। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आएगा बेटा 3.33 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कह रहा है पिक आउट द अनमैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से जो मैच नहीं कर रहा, मॉडरेटर मतलब जो न्यूट्रॉन्स, देखो बेटा जब न्यूक्लियर फिजन होता है यानी कि 92 यूरेनियम 235 के ऊपर अगर हम लोग 0N1 न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट कराते हैं तो ये न्यूट्रॉन इसको एब्जॉर्ब करता है और ये बनता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद 92 यूरेनियम 236, तभी ये 2 पार्ट में स्प्लिट होता है। अगर ये न्यूट्रॉन फास्ट चलेगा तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, यानी कि इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो स्लो डाउन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं बेटा, हैवी वाटर। एकदम करेक्ट है आंसर, मैंने बताया भी आपको। न्यूक्लियर फ्यूल 92 यूरेनियम 235, ये भी सही है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, वाटर एज द हीट एक्सचेंज, बिल्कुल बेटा, मैंने आपसे कहा भी था कि एक बॉयलर होता है, इस बॉयलर में पानी भरा होता है और पानी से ही हम लोग हीट एक्सचेंज करते हैं, तो ये भी सही है। सेफ्टी रॉड कार्बन, नहीं बेटा, सेफ्टी रॉड किसका होता है, कैडमियम का होता है। किसका होता है, कैडमियम का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, जो कि मैच नहीं कर रहा है। हमसे पूछ रहा है पिक आउट द अनमैच्ड, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा 23 के ऊपर। देखो क्वेश्चन पढ़ लो, आपसे क्या कह रहे हैं आराम से एकदम। द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम चेंजेस फ्रॉम 2.12 एंगस्ट्रॉम से इतना एंगस्ट्रॉम द हाइड्रोजन एटम हैज़। देखो बेटा इतने एंगस्ट्रॉम ऑर्बिट से इतने एंगस्ट्रॉम में जा रहा है, यानी कि रेडियस बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ने का मतलब है उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि एमिट कर रहा है, तो गलत हो गया। इन्हीं दोनों के साथ हमें गेम करना है। तो अब मुझे बताओ एनर्जी कितना एब्जॉर्ब करेगा, ये कह रहे हैं। ठीक, तो देखो बेटा सबसे पहले अगर हम लोग रेडियस देखते हैं तो रेडियस इक्वल टू होता है बेटा R0 n स्क्वायर। R0 कितना होता है बेटा, आपके पास होता है 0.53। ये R0 क्या है बेटा, हाइड्रोजन एटम के लिए पहले ऑर्बिट का रेडियस, और n क्या है बेटा, किस ऑर्बिट के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ पे मिला आपको n स्क्वायर। क्लियर मेरी बात। और ये r कितना कह रहे हैं 2.12 इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर। इसको बेटा यहाँ डिवाइड करो तो n स्क्वायर क्या मिलेगा 2.12 अपॉन 0.53। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे बेटा, ये डिवाइड करेंगे, ये लगभग 4 बार में जाएगा। तो n स्क्वायर इक्वल टू अप्रॉक्सिमेटली 4, तो n इक्वल टू कितना है 2, यानी कि दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और कहाँ जा रहा है, इतने पे जा रहा है। तो वापस से इसका n निकाल लो, तो 4.77 डिवाइडेड बाई 0.53 इक्वल टू n स्क्वायर। ये बेटा जाएगा आपका लगभग कितने बार में, ये जाएगा 5 8 49, 9 टाइम में जाएगा। तो n स्क्वायर इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू अप्रॉक्सिमेटली कितना आ गया 3, यानी कि n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 पे ट्रांजिट कर रहा है। तो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 पे ट्रांजिट करने पे कितना एनर्जी उसको चाहिए होगा, तो हमें पता है En इक्वल टू क्या होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो पहले आप निकाल ले बेटा किसका, सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी -13.6 अपॉन 4। फिर आप निकाल लेंगे सेकंड ऑर्बिट का हो गया, थर्ड ऑर्बिट का -13.6 अपॉन 9। अब क्योंकि कितना एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी होगी ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हायर ऑर्बिट का एनर्जी E3 माइनस E2 निकालना पड़ेगा। कितना एनर्जी डिफरेंस आएगा वही होगा आपके पास। तो E3 कितना बेटा -13.6 अपॉन 9 माइनस प्लस 13.6 अपॉन 4। तो अब प्यारे बच्चे आपको यहाँ पर मैं टास्क देता हूँ कि एनर्जी कितना आएगा, आप -13.6 कॉमन करके बाहर निकाल लो, तो यहाँ मिलेगा 9 और 4 9 36, तो यहाँ पे होगा 4 + 9। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना बेटा, इसका आंसर ऑप्शन बी ही आएगा 1.88। देखो 1.89 है, ये ऑलमोस्ट 1.88 के आसपास आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन सॉल्व इसी प्रकार से होगा। मैं चाहूँगा कि कैलकुलेशन पोर्शन आप अपने एंड से कर लो। क्या कह रहे हैं कि VA माइनस VB को फाइंड करना है। ये पॉइंट अगर O मान लेते बेटा तो ये हिंज है, और हमने पढ़ाया था आपको कि हिंज वाला जो पोजीशन होता है वहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है। तो अगर मैं OB के अलॉन्ग पोटेंशियल लिखना चाहूँ तो VO माइनस VB कितना होगा, हाफ B ओमेगा इंटू L स्क्वायर। अगर मैं OA के अलॉन्ग लिखना चाहूँ तो VO माइनस VA इक्वल टू क्या होगा बेटा, हाफ B ओमेगा, और यहाँ पर लेंथ दिया 12,
तो यानी कि 4L², ये क्वेश्चन नंबर 2। अब आपसे कह रहा है VA माइनस VB करना है, तो VA माइनस VB के लिए बेटा VO माइनस VB माइनस VO प्लस VA करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर वाले फंक्शन से नीचे वाले फंक्शन को माइनस करना पड़ेगा। तो हाफ B ओमेगा इंटू L² माइनस हाफ B ओमेगा इंटू 4L²। और अगर आप इसको देखोगे तो ये VO से VO कैंसिल हो जाएगा, तो VA माइनस VB जो आएगा बेटा, क्योंकि ये छोटा फंक्शन है और ये बड़ा फंक्शन है, तो माइनस में आंसर आएगा -3/2 B ओमेगा इंटू L²। तो ये बेटा आंसर माइनस में आएगा -3/2 B ओमेगा L²। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बेटा द पावर ऑफ साउंड फ्रॉम द स्पीकर ऑफ रेडियो इज 20 मिलीवॉट, यानी कि पावर 1 कितना दिया बेटा 20 मिलीवॉट दिया हुआ है। बाय ट्यूनिंग द नॉब ऑफ द वॉल्यूम कंट्रोल द पावर ऑफ द साउंड इंक्रीजेज बाय, बेटा दूसरा पावर क्या कह रहा है 200 मिलीवॉट कह रहा है। द पावर इंक्रीजेज इन डेसिबल एज कंपेयर टू द ओरिजिनल पावर। तो बेटा यहाँ पर जो साउंड है वो कितना चेंज हो रहा है पहले के कंपैरिजन में, तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं बेटा चेंज इन डेसिबल यानी कि साउंड दैट विल इक्वल टू 10 इंटू लॉग बेस 10 पावर 2 अपॉन पावर 1। बेटा ये एक्सप्रेशन मैंने डायरेक्ट यूज़ किया हुआ है। 10 इंटू यहाँ पे लॉग 10 अपन रहने देते हैं, P2 है बेटा 200 मिलीवॉट सॉरी, और ये 20 मिलीवॉट, तो बेटा ये मिलीवॉट से मिलीवॉट कैंसिल हो गया, ये हो गया 10। तो ये आ रहा है बेटा आपके पास डेल्टा L इक्वल टू 10 इंटू लॉग 10 बेस 10, और लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10, यानी कि आएगा 10 डेसिबल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यार अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड मास 0.1 kg, तो लेंथ कितना दिया बेटा 1 मीटर दिया है और मास कितना दिया है 0.1 किलोग्राम दे रखा है। हैविंग अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए की भी वैल्यू दिया है 10⁻6 मीटर स्क्वायर, दोनों तरफ से इसको हिंज किया हुआ है। द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज लोअर्ड, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा कितना दिया बेटा 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। इफ द वायर इज वाइब्रेटिंग फंडामेंटल मोड फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल मोड में फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन होता है 1/2L अंडर रूट टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। तो सवाल है बेटा टेंशन कितना होगा, तो टेंशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी रॉड को दो एंड पे हम लोग फिक्स कर देते हैं तो टेम्परेचर चेंज की वजह से इसमें टेंशन कितना आता है, तो टेंशन इक्वल टू गामा इंटू अल्फा डेल्टा थीटा, गामा अल्फा डेल्टा थीटा इंटू एरिया। तो टेंशन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, गामा की वैल्यू अपने पास दे रखी है 2 × 10⁻11 इंटू अल्फा की वैल्यू दे रखा है 1.21 इंटू 10⁻⁵। डेल्टा थीटा बेटा 10 दिया हुआ है और एरिया 10⁻6 दिया हुआ है। अगर टेंशन को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा बेटा 10⁻⁵, 10⁻⁵ हो गया आपके पास 10⁻⁻10, और अगर 10⁻⁻10 हो चुका है तो 10⁻+11 से जाएगा तो 10 बचेगा, तो ये मिलेगा आपको बेटा 20 इंटू 1.21, तो t इक्वल टू मिलेगा 12.1 इंटू 2, और ये आपको मिलेगा बेटा 24.2। तो टेंशन अपने पास आ चुका है 24.2, और न्यू जो है बेटा वो मास पर यूनिट लेंथ है, तो 0.1/1 करेंगे तो 0.1 ही आएगा अपने पास। तो फंडामेंटल मोड का फ्रीक्वेंसी आएगा 1/2 इंटू 1 अंडर टेंशन आ रहा है बेटा आपका 24.2 डिवाइडेड ओवर 0.1 से 0.1 कैंसिल होगा। इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे बेटा 11 के आसपास आपका आंसर आएगा। उम्मीद कर रहे हैं बेटा आपको सॉल्यूशन सारे समझ में आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन लेंथ, यही होता है। तो वेलोसिटी का यूनिट हुआ मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर, तो ये आ रहा है बेटा 1/सेकंड, यानी कि यह क्या फ्रीक्वेंसी है, तो टाइम के बराबर है नहीं, फ्रीक्वेंसी के बराबर है, हाँ तो फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो यहाँ पर टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों एक समान नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2। 27 के बाद 20 नंबर 8 देखेंगे बेटा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि U वर्सेस X का ग्राफ दे रखा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। X बराबर 2 पे रिलीज़ किया गया है, मतलब यहाँ से रिलीज़ किया है बेटा, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है 6 है। अब सोचो जरा सर, यहाँ से ये गिरते हुए आया x बराबर 0 पे, तो सारा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया होगा कहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि पॉइंट ये वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा 6 का। उसके बाद वापस से ये कुछ डिस्टेंस चढ़ा है, देखो 2 पोटेंशियल एनर्जी इसने गेन किया है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना बचा 4 का। देखो बेटा यहाँ 6 से 0 पे आया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है 6 का, फिर 2 पोटेंशियल एनर्जी इसने बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितना है 4 का। तो ये जो 4 काइनेटिक एनर्जी है वही इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको वेलोसिटी देगा, बोलो है ना। तो आपसे स्पीड ही पूछ रहा है, कब, इस पोजीशन पर जब 5 को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे जब क्रॉस कर रहा है तो कैसे निकालेंगे, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है। और ये कितने के बराबर आ रहा है बेटा 4 के बराबर है, तो 4 × 2 = 8, तो mv² इक्वल टू 8, तो v² इक्वल टू कितना बेटा 8/1, तो v इक्वल टू 2√2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये बेटा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर लेंथ का रेशियो L1 रेशियो L2 आपके पास दे रखा है 1:2, ठीक है। इफ द 2 पार्ट्स आर नाउ कनेक्टेड एज शो इन द ब्लॉक, ठीक है। देखो बेटा एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट k इज कट इनटू 2 पार्ट हुज लेंथ्स आर इन द रेशियो 1:2। तो L लेंथ का रॉड था, इसको 2 पार्ट में कटा गया, L1 और L2 का रेशियो 1:2 आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है बेटा
कि द टू पार्ट्स आर नाउ कनेक्टेड, बेटा यहाँ और यहाँ जोड़ दिया है, तो इसका के और इसका के चेंज हो गया होगा, K1 और K2 अलग अलग के आ गया होगा। तो अगर मैं आपसे K1 की वैल्यू पूछूं, ये कैसे निकालेंगे हम लोग, तो बेटा सबसे पहले आपको न्यू वाली जो लेंथ है ये डिफाइंड करनी पड़ेगी, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे L की वैल्यू निकालते हैं पहले वाले लेंथ के लिए, तो क्या आएगा बेटा 1/1 + 2 इंटू L1, और आपके पास L2 कितना आएगा बेटा 2/1 + 2 L, ये दोनों L होगा। तो L1 की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास L/3, और L2 की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई 2L/3। ये दोनों लेंथ पता चल चुका है। तो अगर मैं स्प्रिंग कांस्टेंट K1 इंटू L1 करूँ तो ये मिलेगा बेटा मेरे पास नया स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू लेंथ है। तो K1 की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो K1 = L1 आपके पास कितना था बेटा, ये निकाला हमने L/3, तो KL/L/3, तो ये L से L कटेगा, ये 3 ऊपर जाएगा, तो K1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3K, और K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, K2 = बेटा KL/ बेटा 2L, और यहाँ पे 3 L से L कटेगा, तो ये आएगा 3K/2। तो K1 + K2 यानी कि K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास, K इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा आपके पास 3K + 3K/2, तो ये होगा 9K/2। K इक्विवेलेंट आ चुका है, तो टाइम पीरियड क्या होता है 2π√m/K इक्विवेलेंट। तो अपने पास आएगा बेटा T = 2π√m/K इक्विवेलेंट कितना बेटा 9K/2, 9K और 2 ऊपर जाएगा, तो 2m/9K आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है बेटा एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है v वेलोसिटी से यहाँ पे 45 डिग्री एंगल के ऊपर, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx कितना होगा बेटा v cos 45 मतलब v/2, यहाँ पर भी आएगा कितना v/2 क्योंकि sin 45 होगा। जैसे ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे पहुंचेगा बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उसी डायरेक्शन में रहेगा, बट वर्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा v/2 माइनस साइन के साथ हो जाएगा। यानी कि अगर मैं चेंज इन मोमेंटम हॉरिजॉन्टल वाला फाइंड करूँ डेल्टा px, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि बेटा इनिशियल मोमेंटम इधर ही है, फाइनल भी इधर ही है, तो दोनों का डायरेक्शन चेंज क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बट अगर मैं चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग y पूछूँ तो ये आपके पास एक रिजल्ट आएगा -v/√2, और सॉरी मास के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -mv/√2 और माइनस वापस से बेटा इनिशियल वाला mv/√2, तो कितना आएगा 2mv/√2 और माइनस के साथ आएगा बेटा एक काम करते हैं 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2 mv/√2, मैग्नीट्यूड के साथ खेल रहे हैं हम लोग बेटा, तो √2 mv आएगा आपके पास रिजल्ट, क्योंकि माइनस लगाएंगे बट कोई मतलब नहीं है यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट से मतलब है। तो ऑप्शन नंबर 30 का ए, क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन सही है। अब कह रहे हैं बेटा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। इफ द एक्सेलरेशन इज 0 अ मूविंग पार्टिकल विल परफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक्सेलरेशन 0 है बेटा तो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी और वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा, S1 सही है। मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही है बेटा। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो वो मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पाथ, S2 भी सही है। इफ अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ कर्व्ड पाथ इट एक्सेलरेशन कैन नेवर बी 0। कह रहा कर्व्ड पाथ पे अगर चलता है बेटा तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज होता रहेगा, इसकी वजह से एक्सेलरेशन भी चेंज होता रहेगा, तो S3 भी सही है। बचा ऑप्शन 4, यही गलत होगा क्योंकि नन का कोई ऑप्शन नहीं है। इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल इफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आर इक्वल देन द पार्टिकल मस्ट बी मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। गलत बेटा, क्या कह रहा है इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल, यानी कि जो लगातार के टाइम इंटरवल होता है जैसे 1 से 2 सेकंड, 2 से 3 सेकंड, 3 से 4 सेकंड, और अगर इनकी एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल का इक्वल है, यानी कि यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी आ रही है 2, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी आ रही है 2, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी आ रही है 2, क्योंकि वेलोसिटी 2 आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या डायरेक्शन भी सेम है नहीं, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है बेटा एक यूनिफॉर्म मेटल रॉड है यूज एज अ बार पेंडुलम, बहुत सही। बार पेंडुलम का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बोला था बेटा इंपॉर्टेंट होता है, ये रहा। रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर डेल्टा थीटा कितना है बेटा 10 डिग्री सेल्सियस है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी कि अल्फा की वैल्यू कुछ दे रखा है 2 × 10⁻⁻⁶ दे रखा है। द मेटल ऑफ द रॉड, ठीक है। द पीरियड, टाइम पीरियड, ओके परसेंटेज पूछ रहे हैं बेटा। टाइम पीरियड लूज या गेन क्या होता है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, ठीक है ओरिजिनल टाइम है। आपसे परसेंटेज पूछ रहा है तो इंटू टी को नीचे लेकर के इंटू 100 कर दो, तो हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा इंटू 100 इधर भी करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, यही परसेंटेज चेंज है। तो ये हो गया बेटा 50 इंटू अल्फा को 2 × 10⁻⁶ और डेल्टा थीटा कितना है 10, तो बेटा ये हो गया 100 10⁻⁻3 1 × 10⁻3, तो 1 × 10⁻3 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है बेटा 2 मासेस है, एक मास m है और इससे r दूरी पर एक मास 4m है और इनके बीच की दूरी कितना दिया बेटा r दिया है, और कह रहा है बेटा कि वो पॉइंट पहले फाइंड कीजिए जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड Eg की वैल्यू 0 हो जाए, और जैसे वो पॉइंट मिलेगा तो उस पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। तो पहले तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ 0 होगा वो निकालने के लिए बेटा इस वाले मास की वजह से इस पोजीशन पे, इस वाले मास की वजह से इस पोजीशन पे फील्ड कितना आएगा gm/x²,
जो कि इक्वल होना चाहिए किसके, 4gm अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जीएम से जीएम कैंसिल होगा बेटा, यहाँ पर आएगा x इक्वल टू अंडर रूट आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4, तो x इक्वल टू कितना आएगा बेटा, आर माइनस एक्स अपॉन 2, तो 2x इक्वल टू आर माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू कितना आएगा बेटा, आर बाई 3। तो अगर x की वैल्यू आर बाई 3 आई है तो आर माइनस आर बाई 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2r बाई 3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो गई, 2r बाई 3, और यहाँ से कितने होगा, r बाई 3। अब दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालो, v1 कितना होगा बेटा, माइनस gm अपॉन आर बाई 3, और v2 कितना होगा बेटा, माइनस 4gm अपॉन 2r बाई 3 बेटा। तो 2r और बाई 3 यानी कि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा बेटा 4 3 जा 12, तो आपको मिल जाएगा आपके पास 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो v इक्वल टू माइनस 9gm अपॉन आर। ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है द सेफ स्पीड ऑफ अ व्हीकल ओवर ए स्मूथ बैंक रोड ऑफ रेडियस 150 10 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा एक बात बताओ मुझे कि जो स्पीड होता है वो क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। और हमने पढ़ा है कि अगर एंगल छोटा होता है तो tan थीटा किसके बराबर होता है, लगभग sin थीटा के बराबर होता है। और अगर बैंक रोड आपका इस प्रकार से है तो थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना आ जाएगा बेटा h, और ये कितना आ जाएगा आपका रेडियस, समझ बात। तो ये d h अपॉन डी, परपेंडिकुलर h अपॉन डी, तो h अपॉन डी दैट मस्ट बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी के बराबर होना चाहिए। तो अब सारी वैल्यूज़ को रख करके हम लोग सॉल्व करेंगे। h की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, आउटर एज पूछ रहा है आपसे, h की वैल्यू पूछे तो h इक्वल टू वी स्क्वायर, तो v हो गया बेटा 10 का 100 अपॉन r दिया बेटा रेडियस 150, g कितना दिया है 10 दिया हुआ है, और d की वैल्यू आपके पास 7.5 दे रखा है। तो एक काम करते हैं बेटा, ये 10 टाइम में सॉल्व होगा, ये 75, h इक्वल टू 75 अपॉन 150 जो कि आएगा 1/2 जो कि आएगा 0.5। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या कह रहा है, अ क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू इज सप्लाई टू अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, विच एक्सपैंड्स द फ्रैक्शनल हीट गोज इनटू वर्क डन। बेटा एक्चुअली में आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है द फ्रैक्शन ऑफ हीट, तो क्यू अपन डब्ल्यू पूछ रहा है। तो डब्ल्यू इक्वल क्या होता है बेटा, डब्ल्यू इक्वल होता है पी डेल्टा वी जो कि होगा एन आर डेल्टा टी। अब बात रही क्यू की, तो क्यू होता है बेटा एन सी पी डेल्टा टी। तो अगर हम लोग सी पी देखें तो सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर होगा, और सी वी होगा बेटा 3/2 आर प्लस आर जो कि होगा बेटा आपके पास 5 r/2। तो सी पी की वैल्यू निकल चुका है, तो क्यू निकल जाएगा आपके पास कितना, एन 5 r/2 डेल्टा टी। तो आपसे पूछा बेटा क्यू W/2, तो आपको सॉरी डब्ल्यू अपन क्यू पूछ रहे हैं, द फ्रैक्शन ऑफ हीट गोज इनटू वर्क डन, ठीक है। डब्ल्यू अपन क्यू पूछ रहे हैं, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, एन आर डेल्टा टी अपॉन 5 एन आर डेल्टा टी बाई 2। तो एन आर डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2/5 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर बढ़ते हैं बेटा। कह रहा पी वर्सेस वी का ग्राफ, पीवी का ग्राफ टी के साथ दिखाया गया है, और कह रहा है हाइड्रोजन हीलियम है और ऑक्सीजन है। तो बेटा हाइड्रोजन हीलियम और ऑक्सीजन में अगर मैं मास वाइज कंपेयर करूँ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो पीवी, तो बेटा क्या होता है पीवी बराबर एनआर डेल्टा टी, और एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं मास को कंपेयर करूँ तो पी वर्सेस ग्राफ का, तो पी वी अपॉन टी जो कि होगा बेटा एन आर के बराबर, और एन आपका क्या है नंबर ऑफ मोल्स है। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूँ या फिर मोलर मास की बात करूँ तो क्या होता है बेटा आपके पास एक्चुअल मास अपॉन मोलर मास। तो अगर देखा जाए तो पी वी अपॉन टी यानी कि ये एक्चुअली में क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्लोप है। तो जिसका tan थीटा ज़्यादा होगा उसका ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिसका मोलर मास, देखो n की वैल्यू क्या है m अपॉन कैपिटल M है, तो जिसका मोलर मास कम होगा ज़्यादा होगा सॉरी, उसका tan थीटा क्या होगा कम होगा। तो सबसे भारी कौन है, देखो m कैपिटल M किसका सबसे ज़्यादा है, मुझे लगता है ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है, तो उसका स्लोप क्या आएगा सबसे कम आएगा। यानी कि A के लिए ये बन रहा है O2, और B के लिए बन रहा है ये हीलियम, और C के लिए बन रहा है ये हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए सबसे ज़्यादा आएगा, हाइड्रोजन के लिए बेटा सबसे ज़्यादा आ रहा है, और हीलियम के लिए भी ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, ये रहा आपके पास सॉल्यूशन। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या कह रहे हैं, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर कैन विथस्टैंड मैक्सिमम टेंशन, यानी कि स्ट्रिंग पे कितना टेंशन लग सकता है बेटा, ये है 16,000 है। और आपसे कह रहा है कि इस स्ट्रिंग के ऊपर यहाँ पर 2 किलोग्राम का एक मास लगा करके बेटा इसको रोटेट करा दिया गया है। तो जब रोटेट कराएंगे तो इसको लगेगा बेटा mv²/r यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि किससे मिलेगा बेटा यही 16,000 फोर्स से मिलना चाहिए। तो मास है आपका 2 किलोग्राम बेटा, v को लिख सकते हैं r ओमेगा, तो r² यानी कि 4 ओमेगा² अपॉन 2
इक्वल टू 16,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा ये 8 2 जा 16 2 2 जा 4 हो गया, यानी कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गया कितना बेटा आपके पास 4000। तो ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो गया प्यारे बच्चे आपके पास 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 4000। अगर एन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 4000 अंडर रूट में करना पड़ेगा, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा आपके पास क्या, एक काम करते हैं बेटा 4000 हो गया 1000 अपॉन पाई स्क्वायर, और ये एन बाहर चला जाएगा आपका, ठीक। और यहाँ पे पाई से ये पूरा रूट है, तो आपको कितना मिल जाएगा एन इक्वल टू बेटा इसका 10 अंडर रूट 10 अपॉन पाई स्क्वायर। और पाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर कह रहा है बेटा, जी के बराबर कह रहा है, यानी कि 10 के बराबर, तो कट गया ये, तो एन की वैल्यू कितनी है बेटा 10, यानी कि मैक्सिमम 10 रिवॉल्यूशन ये कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर इज वी। देखो बेटा रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू पाई पी आर पे पावर 4 अपॉन 8 नीटा एल। तो जब रेडियस आर था लेंथ एल था तो वॉल्यूम इसका वी था। अब वी डैश कितना होगा बेटा, पाई पी आर कितना हो गया बेटा आपके पास, कह रहा है कि 2 आर हो गया, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आर पे पावर 4 अपॉन 8 नीटा और 2 एल, तो 2 8 जा 16, मुझे लगता है 8 आएगा बेटा, क्योंकि ये पूरा फंक्शन सेम हो गया, तो 8 वी आएगा आपके पास करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज। इंटरनल फोर्सेस क्या चेंज कर सकता है बेटा, द लीनियर मोमेंटम बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लीनियर मोमेंटम को चेंज कर पाएगा क्या बेटा, एक्सटर्नल फोर्स लगता है लीनियर मोमेंटम को चेंज करने के लिए, गलत हो गया। काइनेटिक एनर्जी बट नॉट लीनियर मोमेंटम, ये सही है बेटा, काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है बट लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता है। लीनियर मोमेंटम नहीं, दोनों नहीं चेंज कर सकता है, नीदर नहीं बेटा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या कह रहे हैं, अ ग्लास बॉल कोलाइड विद अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस अ वेलोसिटी वी। देखो बेटा ये है ग्लास बॉल, ये किसी वेलोसिटी से यहाँ पे हिट कर रहा है, वेलोसिटी क्या दिया है, ए आई कैप माइनस बी जे कैप, क्लियर है। यानी कि जब ये वेलोसिटी हिट कर रहा होगा तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना रहा होगा बेटा, तो ये ऐसे करके थीटा एंगल पे ये वाली वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ए है और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, माइनस ऑफ बी है। और कह रहा है कि बताओ जब ये टकराया तो टकराने के बाद इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है, तो जब ये ऐसे जाएगा तो इस समय इसकी वेलोसिटी का नया वैल्यू क्या होगा, इनिशियल तो यही दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जिस एंगल पे फॉल करेगा उसी एंगल पे जाएगा, तो अगर इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ए है इधर की डायरेक्शन में, तो दूसरे वाले का भी तो ए ही आएगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ए आई कैप ही होगा। अब वर्टिकल वेलोसिटी के साथ क्या बेटा, यहाँ पर माइनस बी था, इस बार जो वर्टिकल वेलोसिटी आएगा वो बी, और क्योंकि कोएफिशिएंट ई दिया हुआ है तो ई भी होगा, वो भी ऊपर की तरफ। क्या मेरी बात समझ आइए। तो अब हम लोग को अगर एक्सप्रेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ए आई प्लस ई बी जे कैप, तो ए आई प्लस ई बी जे कैप, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है। तो कह रहा है कि बेटा ये जो रिमूव कर रहा है, इसको रिमूव करके जो पोर्शन बच रहा है उस पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है आपसे। तो पहले तो हमें एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। डिस्क का मास कितना बेटा 9m, तो 9m, रेडियस कितना बेटा r है, तो 9m स्क्वायर mr स्क्वायर अपॉन 2। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, mr स्क्वायर बाई 2, बट मास 9m दिया हुआ था, तो ये मिला आपको पूरे के पूरे डिस्क का। अब कह रहे हैं कि इतने मास को रिमूव करना है, ये मास, तो इसको अगर रिमूव करें तो कितना मास रिमूव हो रहा है, तो बेटा टोटल मास है 9m, कितने एरिया में है, पाई आर स्क्वायर में, और कितना एरिया तुम रिमूव कर रहे हो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 9, देखो r/3 है ना, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 9, इतना एरिया रिमूव कर रहे हो, तो कितना रिमूव होगा बेटा m, यानी कि m मास तुम्हारा रिमूव हो रहा है, यानी कि ये जो पोर्शन तुमने हटाया ये वाला, ये इसका मास कितना है m है। अब आप मुझे बताओ ये जो छोटा वाला जिसका मास m आया है उसका इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस डिस्क का, छोटे वाले डिस्क का इसके सेंटर के अबाउट, तो ये होगा बेटा mr स्क्वायर बाई 2। क्योंकि मुझे इसके अबाउट चाहिए तो मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, पूरा है r, और r/3 ऊपर से है, तो r माइनस r/3 कितना होगा बेटा 2r/3, यानी कि होगा 2r/3। तो अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो क्या मिलेगा, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस टोटल मास यानी कि m ही है, और r स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर बाई 9, ये आपको क्या मिला, और इसका रेडियस है बेटा 3 3 9, ये 9 होगा, क्लियर आपको, चलिए ठीक। तो 4 mr स्क्वायर बाई 9 आ रहा है आपके पास।
क्लियर। डिस्क है तो यहाँ पर 2 भी आएगा ना, mr²/2 होता है, ठीक है। अब बताओ मुझे छोटे वाले डिस्क का इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। आपके पास 18 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ मिलेगा आपको mr² प्लस यहाँ पे 2, 4 2 8 mr², तो 9 mr², यानी कि mr²/2। छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 आ गया, बड़े वाले का 9 mr²/2 आ गया, तो मुझे लगता है ये मिलेगा आपको 8 mr²/2, 4 mr², यानी कि 4 mr² आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पर देखिए, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन में मतलब इस क्वेश्चन को यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि टॉपल जो है, टॉपलिंग नीट के सिलेबस में नहीं है, ये जेईई एडवांस का सिलेबस है। टॉपलिंग का क्वेश्चन जेईई एडवांस में बताया जाता है बेटा, नीट में नहीं बताया जाता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन किया जा सकता है, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के भी साथ किया जा सकता है। कह रहा बेटा कि यूनिफॉर्म क्यूब, एक क्यूब दिया हुआ है जिसका साइड ए है, इस क्यूब का साइड कितना है, ए दिया हुआ है, मास m दिया हुआ है, रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस सरफेस पे जो कि रफ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, अप्लाइड अ नॉर्मल फोर्स वन ऑफ द फेस, यहाँ पर से एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द फेस, सेंटर ऑफ फेस के डायरेक्टली ऊपर है, एट हाइट 3a/4 अबव द बेस, बेस से 3a/4 पे है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ f विच द क्यूब बिगन्स टू टॉपल, टॉपल का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, ये बेस है, ये आपका क्यूब है। टॉपल का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो टॉपल का मतलब क्या होता है, टॉपल का मतलब होता है ये ऐसे करके मूव करेगा, मेरी बात समझ रहे हो, ये ऐसे करके मूव करेगा, यानी कि ये जब आगे बढ़ेगा तो ये ऐसे करके मूव करेगा, ठीक। और स्लाइड का क्या होता है, मतलब स्लाइड का मतलब होता है बेटा ये ऐसे करके मूव करेगा, तो ये स्लाइड नहीं, ये कह रहा है टॉपल कर रहा है, टॉपल कराना है। तो टॉपल कब होगा, जब हमारे पास टॉर्क की बात आएगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है बेटा, आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज टॉर्क को इक्वल कर देना है किससे, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तभी ये टॉपल करना स्टार्ट कर देगा, समझ लो। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा, F फोर्स कितनी दूरी पे लग रहा है बेटा, 3a/4 इक्वल टू बेटा यहाँ पर मास कितना है mg, और mg कितने पे लग रहा है, a/2 पे लग रहा है, तो mg इंटू a/2। तो यहाँ से हमें f की वैल्यू निकालने के लिए ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर और a से कैंसिल हो जाएगा बेटा आपको, तो आपको मिलेगा f इक्वल टू 2mg/3, 2mg/3। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर। द टाइम पीरियड ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज 2 days। देखो बेटा t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है, हमने पढ़ रखा है। तो कह रहे हैं कि टाइम पीरियड 2 दिन का है, यानी कि 4 इक्वल टू k, रेडियस कितना है r³। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। इफ द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इज द सर्कुलर ऑर्बिट 16 days, यानी कि टाइम पीरियड कितना, 16 256 इक्वल टू k, तो उसका रेडियस कितना होगा, r⁻³ इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड करेंगे बेटा, तो 256/4 इक्वल टू r⁻³ तो बेटा ये कितने बार में जाएगा, 4 6 24 और 4 4 60, तो 64r³ इक्वल टू r⁻³। तो r' की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4r। इट्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज 4r, ये तो सही है, बट यहाँ पर देखो 2 4r दिया हुआ है, यानी कि अब हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी को भी फाइंड करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड कर। क्या कह रहा है बेटा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 है, ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई r अपॉन टाइम पीरियड t। तो अगर मैं v0 की बात करूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी पहले वाले केस में, तो कह रहा है रेडियस r है और टाइम पीरियड 2 days का है, तो 2 पाई r अपॉन 2। अब नेक्स्ट v0 कितना हो जाएगा बेटा, तो रेडियस बढ़ के कितना हो गया बेटा, रेडियस हमने निकाला है ना 4r, तो 2 पाई r और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 16। तो एक्चुअली में ये होगा कितना, 2 पाई r/4। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ तो v0 अपॉन v0 इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 2 पाई r/4 इंटू 2 अपॉन 2 पाई r, वही r से 2 हो गया, तो v0 इक्वल टू v0/2 आ गया। ऑर्बिटल वेलोसिटी v0/2 होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं बेटा, ये देखो 1 ईयर कैलिपर का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा था स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ 1 ईयर, ठीक है 1 mm। देखो क्या कह रहे हैं, 10 1 ईयर स्केल डिवीजन कंसर्न विद 9 मेन स्केल, तो 10 VSD 9 MSD के बराबर होगा, तो 1 VSD कितना होगा, 0.9 MSD होगा, समझ बात। तो अगर हमें लीस्ट काउंट निकालना है, लीस्ट काउंट इक्वल टू, तो 1 MSD माइनस 1 VSD निकालना होगा। तो 1 MSD कितना हो गया बेटा, 1 mm माइनस 0.9 MSD, तो बेटा यहाँ पर 1 MSD में से 0.9 MSD गया तो 0.1 MSD बचा,
तो लीस्ट काउंट इक्वल टू कितना मिला 0.1 और 1 MSD की वैल्यू कितना 1 mm, तो 1 × 10⁻⁻1 कर देते हैं। तो यहाँ पर एक जीरो और आपके पास बढ़ जाएगा, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर आ गया। लीस्ट काउंट आ चुका है। अब आपसे कह रहा है कि वर्नियर स्केल बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 2.1 सेंटीमीटर, यानी कि मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई आपके पास 2.0 सेंटीमीटर। तो अब आपसे पूछ रहा है बेटा वैल्यू बताओ, तो रीडिंग इक्वल टू क्या होता है MSR प्लस लीस्ट काउंट 0.01 इंटू VSR। VSR कितना बेटा स्केल विथ 5th डिवीजन 5, तो R इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2.05 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अ नैरो ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 1.00 mm इज डिप्ड थ्रू अ कंटेनर अमाउंट बाय विच द लेवल ऑफ मर्करी डिप। ठीक है बेटा, हाइट ऑफ कैपिलरी रेस की वैल्यू हो रही है बेटा, तो H इक्वल टू क्या होता है 2t cos थीटा अपॉन ρgr। ये होता है बेटा H की वैल्यू। आपको कुछ भी नहीं करना है, इस पूरे फंक्शन में सारी वैल्यूज रख देना, H की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू आपके पास सरफेस टेंशन दिया बेटा 0.465 cos 135 cos 135 को लिख सकते हैं 90 + 45 अपॉन डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 × 10⁻³ जी दिया है 10 और रेडियस दिया है 1 mm, यानी कि 1 × 10⁻³ बेटा आप इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करोगे, आपके पास H की वैल्यू आएगी जो कि आएगी 5 mm। मैं चाहूँगा कि आप ये पूरा कैलकुलेशंस करो। उम्मीद करते हैं बेटा कि आज का टेस्ट आपका बेहतर गया होगा। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।